हेलो एवरीवन, CUET मित्रा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सबका फिर से स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी के CUET अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, यदि आप ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट लेंगे और आपको उसमें करियर परस्यू करना है तो उसके सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर को लेकर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसमें सबसे पहला है प्राइमरी एक्टिविटी। यानी कि प्राइमरी एक्टिविटी मतलब ऐसी एक्टिविटी जो सबसे प्राइम है, नंबर 1 है, और इसी एक्टिविटी के इंटरलिंकिंग या इंटरकनेक्शन से आपकी सेकेंडरी और अदर एक्टिविटीज़ भी जुड़ी हुई हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अपने प्राइमरी एक्टिविटी को। तो पहले प्राइमरी एक्टिविटी को डिस्कस करने के समझ लेते हैं हम कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आखिरकार है क्या। अब चूंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना, दो टर्म है। एक्टिविटी मतलब जो चीज़ें हम करते हैं, ठीक है, और उसके साथ टर्म यूज़ हुआ है इकोनॉमिक। तो इकोनॉमिक से यहाँ पे पर्पस हो जाता है कि ऐसी एक्टिविटीज़ जिससे कि हम क्या, तो हम यहाँ पे मॉनेटरी एश्योरेंस गेन करते हैं आज के टाइम पे, है ना। और अगर हम आज से 400 साल पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझें तो यहाँ पे मॉनेटरी एश्योरेंस था, लेकिन इसके साथ क्या था, इसके साथ था आपका कैपिटल, एसेट्स, है ना, फूड एक्सेट्रा, राइट। तो ह्यूमन एक्टिविटीज विच जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। साफ साफ लिख दिया गया यहाँ पे इनकम। अब वो इनकम किसी भी पैमाने पे हो सकता है, वो रुपयों के पैमाने पे, सिक्कों के पैमाने पे, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, है ना, या आपको अगर हम बार्टर एक्सचेंज की बात करें, बार्टर सिस्टम की बात करें, तो वहाँ पे जो आपकी आवश्यकताएं हैं, आपकी ज़रूरत है वो। तो किसी भी मायने से इनकम जनरेशन जिन एक्टिविटीज़ के साथ हो रहा है उन्हें हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कैटेगराइज कर देते हैं ब्रॉडली। और यहाँ पर 3 है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, +2 है, ठीक है, क्वाटरनरी और क्विनरी एक्टिविटीज़। और इन सब को कॉलर जॉब्स में बांटा गया है। वाइट कॉलर क्या है, येलो कॉलर क्या है, ब्लू कॉलर क्या है, यहाँ पे इस तरीके से देखा जाता है। चूँकि आज हम प्राइमरी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो प्राइमरी एक्टिविटी को मैंने एक टर्म दिया है, ये सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, दिस इज़ एन एक्टिविटी ऑफ सब्सटेंस, है ना। तो प्राइमरी एक्टिविटी इज़ एन एक्टिविटी नॉट ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ सबसिस्टेंस। यहाँ पर आप अपने जीवन के लिए, है ना, जीवन के लिए आप यहाँ पर प्राइमरी एक्टिविटी में अपना जो खाना है या अपना रहना है उसको आप लेकर चलते हैं, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे। तो इंडिया में अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की तो मेजरली जो फार्मर ग्रुप है वो क्या है, वो सबसिस्टेंस का मॉडल अपनाते हैं। यानी कि वहाँ पे वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, है ना, अपने लिए खेती करते हैं, अपने सस्टेनेंस के लिए खेती करते हैं, जिसमें कि वो अपने परिवार, अपने लिए धान, गेहूँ या अन्य जो भी खाने के पदार्थ हैं वो उगाते हैं, ठीक है। और अगर हम अर्ली ह्यूमंस की बात करें, मतलब आज से हम लगा लीजिए कि 1 लाख साल पहले की बात करें, जब ह्यूमन हिस्ट्री को हम देख पाते हैं, जब से ह्यूमन हिस्ट्री का सिविलाइजेशन शुरू होता है, डेट बैक हिस्ट्री की डेट बैक्स में, तो हम वहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि जब इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिस्टम समझ में नहीं आ रहा था तब भी तो प्राइमरी एक्टिविटी एग्जिस्ट कर रही थी, है ना। सेकेंडरी और टर्शरी तो बाद में आई। प्राइमरी एक्टिविटी से मेरा मतलब है कि खाना है, पकाना है खाने को, या अपना गैदरिंग करना है, हंटिंग करना है, उसको प्रिजर्व करके रखना है, बिकॉज तब तो नेचर बहुत हार्श था। तो प्राइमरी एक्टिविटी एक्चुअली एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपके जीने के लिए आवश्यक है ना, इसीलिए इसको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट ऑन देयर इमीडिएट इन्वायरमेंट फॉर देयर सस्टेनेंस, है ना। प्राइमरी प्रिमिटिव एक्टिविटीज आर डायरेक्ट, प्रिमिटिव से ही बन के आया आपका प्राइमरी, क्योंकि ये वही एक्टिविटीज हैं जो हम आज से बहुत साल पहले कर रहे थे। तो primitive activities are directly dependent on environment as these refer to utilization of Earth's resources
such as land, water, vegetation, building, whatever the resources our nature has given to us, we are actually using the resources for our livelihood. That is primary activity. और यही जब हम कुछ साल पहले कर रहे थे, उसका हो सकता है मोड अलग हो सकता है उसका प्रोफाइल अलग हो, लेकिन वो तब भी कर रहे थे, वो आज भी कर रहे हैं. खेती तब भी कर रहे थे, खेती आज भी कर रहे हैं. खाना आज भी जमा कर रहे हैं, तब भी कर रहे थे. पानी आज भी चाहिए, तब भी हम पानी का रिसोर्स एज ए रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे थे. तो ये प्रिमिटिव एक्टिविटीज़ ही जो है वो आपके प्राइमरी एक्टिविटी बन जाती है. यहाँ पे देखिए एक किसान जो है वो ज़मीन पर क्या कर रहे हैं, बीज को बोने का काम कर रहे हैं, प्लांटेशन सीडलिंग प्लांट कर रहे हैं, जिससे कि वो अपनी खेती को अच्छा करें. अब यहाँ पर कुछ इमेजेस आपको दिख रही होंगी कि क्या है प्राइमरी एक्टिविटीज़. तो माइनिंग है, फिशिंग है, एग्रीकल्चर है. फिशिंग वहाँ पे जहाँ पे लोग पानी के किनारे बस गए, जैसे कोस्टल रीजन्स है या नदी के किनारे बस गए, वहाँ पे लोगों ने फिशिंग को अपना प्राइमरी कल्चर या प्राइमरी ट्रेडिशन की तरह अपनाया. जैसे कि आप कह सकते हैं कोली कम्युनिटी महाराष्ट्र की है ना, जिससे कि वो जगह भी फेमस है कोलीवाड़ा. तो कोली कम्युनिटी जो महाराष्ट्र की है वो अपनी फिशिंग एज अ ट्रेडिशन के लिए ही जानी जाती है, और वो अपने देवी को भी क्या है, फिश एज अ प्रसाद ही पेश करते हैं जब वो अपनी गौरी माँ को लेकर आते हैं अपने घर. तो यहाँ पर आपका जो प्राइमरी एक्टिविटी है कहीं ना कहीं फिर आपके ज्योग्राफी से निकलकर आपके ट्रेडिशन का भाग बन जाता है. ठीक है. अब माइनिंग, फिशिंग, एग्रीकल्चर ये तीनों ही प्राइमरी एक्टिविटी का भाग हैं. अर्ली ह्यूमंस एज हंटर्स एंड गैदरर्स, ये प्रिमिटिव एक्टिविटी जो प्राइमरी में कन्वर्ट हुई. तो हम कैसे इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स डिपेंडेंट ऑन देयर इन्वायरमेंट, इमीडिएट इन्वायरमेंट फॉर देयर सस्टेनेंस. पहले क्या प्रिमिटिव एक्टिविटीज़ थी कि जहाँ पे भी लोग या इंसान जो है वो बसा हुआ है, चाहे वो जंगल है, वो समुद्र के किनारे है, किसी टापू पर है, नहीं ऑन सम आइलैंड, जहाँ पे उनका रेसिडेंस है उसके आसपास के इन्वायरमेंट के साथ ही वो क्या एक इकोसिस्टम डेवलप करते थे, जिसमें कि वो उसी जगह पे उपस्थित चीज़ों का, रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सस्टेनेंस की तरफ आगे बढ़ सकें, जीवन जी सकें. ठीक है. यानी कि अगर पानी ज़्यादा है तो पानी को रिसोर्स की तरह इस्तेमाल करके फिशिंग शुरू किया, ज़मीन पे है तो एग्रीकल्चर शुरू किया, है ना. कोई मिनरल है तो उसको पॉलिशिंग देकर उससे टूल्स बनाया, उससे ऑर्नामेंट्स बनाए, उससे बार्टर एक्सचेंज किया. ठीक है. तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलती है कि अर्ली ह्यूमंस जो है वो हंटिंग कर रहे हैं, है ना. वो आग देखिए यहाँ पे इनोवेशंस कर रहे हैं, नए नए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं. द डिपेंडेंस वॉज ऑन वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ पे तो था ही डिपेंडेंस. उनके सींग, उनकी खाल, उनकी राख को लपेटते थे उस टाइम पर, है ना, और उसी का फ्लैश खाते थे. तो यहाँ पे डिपेंडेंस वाइल्ड लाइफ पे था ही. पेड़ पौधों पर था, एडिबल प्लांट्स, सभी प्लांट्स नहीं, ऐसे प्लांट्स जिसको खाया जा सके, उस पर भी पुराने ज़माने में या प्रिमिटिव लाइफ में ये डिपेंडेंस था. एंड गैदर्ड फ्रूट्स एंड बेरीज, यानी फल, कंदमूल, एवरीथिंग दे वर कीपिंग इन अ स्टोर्ड मैनर. ठीक है. वो अपने पास रखते थे. एक्सट्रीम जोग्राफिकल इन्वायरमेंट था और इसीलिए अपने सर्वाइवल के लिए वो हंटिंग करते थे या पोचिंग करते थे. क्यों? क्योंकि यहाँ पे उनको जीना था, और जीने के लिए क्या था, आज के टाइम की तरह पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स, ये सारी चीज़ें तो नहीं थी उस टाइम पे. उस टाइम पे एकदम प्रिमिटिव कल्चर था, लिमिटेड रिसोर्सेज थे, एक्सेसिबिलिटी कम थी, इनोवेशन और आइडियाज़ कम थे, है ना, और इतना टाइम नहीं होता था. क्यों? क्योंकि पानी के लिए तलाश में निकल गए हैं, 100 किलोमीटर पानी नहीं मिल रहा है ना. पेड़ पौधे कंद मूल की तलाश में निकल गए हैं, खोज के फिर लेकर फिर शाम को अपने घर लौट रहे हैं. तो टाइम कांस्टेंट होते थे क्योंकि रिसोर्सेज बहुत फार अवे थे. एक्सेसिबिलिटी का कोई साधन नहीं था, गाड़ी नहीं थी, जहाज नहीं थे. तो यहाँ पे इस कारण से भी बहुत लिमिटेड रहते थे. इसी कारण से इन प्रकृति जो है उनका सब कुछ पूरा करती थी, है ना. और प्रकृति भी क्या थी, पॉल्यूशन फ्री थी. लेकिन अब हम उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो आज क्या है हमारे आसपास, हर एक रिसोर्स मोड में पॉल्यूशन है.
यहाँ पे एक सवाल है, व्हाट इज गैदरिंग? ठीक है, गैदरिंग के दो मतलब हमें समझ में आता है। एक गैदरिंग जो शादियों में भीड़ भड़ाका होता है या कहीं कोई इवेंट हुआ तो वो गैदरिंग है, पीपल्स गैदरिंग, है ना। एक गैदरिंग जिसको हम प्राइमरी एक्टिविटी के कंटेक्स्ट में देख सकते हैं, इट रिफर्स टू कलेक्शन ऑफ हार्वेस्टिंग ऑफ नेचुरली अकरिंग रिसोर्सेज। मतलब कि जो भी चीज़ें प्रकृति के द्वारा उगाई जा रही हैं, वट एवर वी आर गेटिंग फ्रॉम द नेचर, वी एक्चुअली कीप इट, वी हार्वेस्ट इट, वी प्रिजर्व इट फॉर द होल एनुअल यूज, पूरे साल भर के इस्तेमाल के लिए। तो वो गैदरिंग है, सच एज plants, fruits, nuts, seeds, and so many things. The activity is often performed by hand or using simple tools and has been a key survival practice for human societies. यानी आज तक अगर आप कभी अखबार में, पता नहीं आपने पढ़ा नहीं पढ़ा है, अखबारों में आपने देखा होगा कि कोई बहुत सारे ट्राइबल रीजन्स में बहुत सारे ट्राइबल जो होते हैं पर्सन्स जो अपने बेल्ट में खेती करते हैं और आज भी प्रिमिटिव तरीके से खेती करते हैं, वहाँ पे देखिएगा कि 400 साल पुराने बीजों को वो संजो कर रखते हैं, इतने पुराने बीज। तो ये क्या है? ये तो गैदरिंग ही है। यानी आज भी कैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन एग्रीकल्चर कर पा रहा है, अगर अपने बीयों को वो संभाल कर नहीं रख रहा है तो वो कैसे फूड प्रोडक्शन या अदर प्रोडक्शंस में वो इतना निपुण है, इतना स्किल्ड है। तो यहाँ पर सीड्स का भी जो है वो प्रिजर्व का आइडिया जो है उन्होंने ह्यूमन सोसाइटी को सर्वाइवल प्रैक्टिस किट दे दिया, जिससे कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी और अच्छे हो पाए। और यहाँ पे हमारा सस्टेनेंस भी अच्छा होता गया। चाहे हमने क्या दिया आने वाली पीढ़ी को, चाहे हमने वो सीड्स दी और सीड्स के साथ हमने स्किल्स दिया कि एग्रीकल्चर कैसे करना है, अपने बच्चों को सिखाया, फिशिंग कैसे करनी है अपने बच्चों को सिखाया, जो हम नया सीख पाए वो हमने कमिंग जनरेशन्स को सिखाया, जिससे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन आप आज के टाइम पे भी देखें तो बहुत ही डोमिनेटिंग सिविलाइजेशन है ऑन दी अर्थ, है ना। हमने आज जितने स्पेसेस में अपने आप को फैला लिया है, टाइम और स्पेस में, शायद ही किसी और स्पीशीज़ ने फैलाया हो। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर दी आइडिया ऑफ गैदरिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसी वजह से कॉन्टिन्यूड ये गैदरिंग का कल्चर कहाँ पर है? फूड गैदरिंग हाई एल्टीट्यूड जोन्स यानी कनाडा, नॉर्दर्न यूरेशिया, सदर्न चिले, इन सारे रीजन्स में आपको देखने को मिलेगा कि लोग जो हैं वो फूड गैदरिंग स्टोर करके रखते हैं अपने पास। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर उतना अच्छा है नहीं, तो जब जहाँ खाना मिला उसको स्टोर करके रख लिया। और लो एल्टीट्यूड जोन सच एज अमेजन बेसिन, अफ्रीका, ट्रॉपिकल अफ्रीका, नदर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंटीरियर पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर भी आपको गैदरिंग के कल्चर देखने को मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि ये रीजंस हैं जो कि जोग्राफिकली हो सकता है उतने साउंड नहीं है एग्रीकल्चर के प्रैक्टिसेस को लेकर, जहाँ पे लोग जो है वो साल भर के लिए अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं। चलिए आगे, अर्ली ह्यूमंस कौन है? क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं प्राइमरी एक्टिविटी की, और प्राइमरी एक्टिविटी में हम बिना अर्ली ह्यूमंस को समझे हुए अगर इस एक्टिविटी को समझेंगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक यू मीन्स मोर इनटू द सब्जेक्ट। तो अर्ली ह्यूमंस तो आप अपने 11th क्लास की हिस्ट्री में भी पढ़ ही रहे होंगे। अगर आपने 11th क्लास में हिस्ट्री लिया हुआ है तो आप पढ़ के आ रहे हैं उसकी NCERT। अगर नहीं पढ़ा है थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं। अर्ली ह्यूमंस को होमिनिन्स भी कहा गया, और ऐसा माना गया कि ये जो हैं मतलब आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस के बाद कि मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो अफ्रीका में जो स्कल्स का कार्बन डेटिंग करके पता लगाया गया कि अफ्रीका में फर्स्ट ह्यूमंस, अर्ली ह्यूमंस जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एंड द अर्लीस्ट नोन स्पेशीज वाज नोन एज ऑस्ट्रोलोफिकेटस। ठीक है, ये हो सकता है आपके MCQ का हिस्सा हो जाए CUT के एग्जाम में। ठीक, द फर्स्ट नोन ह्यूमन स्पीशीज अराउंड 4 मिलियन ईयर्स अगो वॉक्ड अपराइट, जो कि 2 पैरों पे चल पाए, वो ऑस्ट्रोफिकेटस थे 4 मिलियन सालों पहले। उसके बाद आए होमो सेपियंस,
ठीक है, द ह्यूमंस वर हंटर गैदरर्स रिलाइंग ऑन टूल्स मेड फ्रॉम द स्टोन, बोन एंड वुड। ये जो ऑस्ट्रोफिकेटिस के बाद होमो सेपियंस थे, ये बहुत शार्प थे दिमाग से, ये थोड़े से कैसे थे, चालू थे, है ना, चालाक थे। और इनको आता था क्या, इनको आता था शिकार करना, इनको आता था गैदरिंग करना, इनको आता था अलग अलग हथियार बना लेना विश्वकर्मा की तरह, और उन हथियारों से जानवरों का शिकार कर लेना। और यहाँ से ये बनते हैं आज के क्या, फ्लाइंग बैरियर्स, जो कि इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में आपको दिखता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन इंड्यूस डेवलपमेंट में ने नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। दे डेवलप्ड फायर, उनको पहली बार आग लगाना समझ में आया कि अच्छा फ्रिक्शन से हीट जनरेट होता है और हीट से फायर हो सकती है ना, तो पत्थर रगड़ के आग लगाना सीखा। सोशल स्ट्रक्चर्स सीखे कि सोशल स्ट्रक्चर मतलब परिवार बनाना, बच्चे, फैमिली, लाइनेजेस, ये सब बनाना। प्रिमिटिव लैंग्वेजेस, भाषाएं आई, है ना, काउंटिंग आया, नंबर आया, राइट। ओवर टाइम स्पीशीज लाइक होमो इरेक्टस स्प्रेड अक्रॉस अफ्रीका, और होमो सेपियंस ही इरेक्टस यूरोप एंड एशिया, और उसके बाद ये सारे कॉन्टिनेंट्स में फैल गए। With Homo sapiens eventually became the only surviving species evolving into a complex society we have today. और यही Homo sapiens है जो क्या थे, रेजिस्टेंट थे। रेजिस्टेंट मतलब सर्वाइवल टू द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है ना कि जो जितना फिट है वो सर्वाइव कर पाएगा, तो Homo sapiens इतने रेजिस्टिव थे नेचर के विरुद्ध कि वो आज आपको दुनिया में हर कोने में दिखाई पड़ेंगे। तो ये है अर्ली ह्यूमंस। अब यहाँ पर है रेलेवेंट इमेजेस, तो आपको यहाँ इमेजेस दिख रहे होंगे कि ऑस्ट्रोफिकेटिस कैसे थे। फिर यहाँ पे सीरीज में आपको देखने को मिल रहा है ना, कैसे फेस जो है वो बदला, नॉस्ट्रिल्स जो है वो कैसे छोटी होती हैं, छोटी होने के बाद टूल मेकर्स हैं होमो हैबिलिस। फिर यहाँ से रूडोफिनेसिस, इरेक्टस कैसे डेवलप होते हैं, थोड़े ह्यूमन लाइक जो पर्सनालिटीज़ हैं, फर्स्ट टाइम होमो इरेक्टस हैं। और फिर आपको यहाँ पे दिखते हैं होमो सेपियंस। सो दिस इज द लास्ट स्टेज इवोल्यूशन। ठीक है, ये लास्ट स्टेज इवोल्यूशन है। चलिए अब आगे देखते हैं। अर्ली ह्यूमन टूल्स है यहाँ पर, कैसे टूल फिनिशिंग की जाती थी। अच्छा, सबसे पहले जो टूल मेकिंग था वो स्टोन्स यानी पत्थरों से बनाए जाते थे। पत्थरों को काट कर उनका फिनिशिंग देकर, है ना, उनको घिस कर, इस तरीके से जो है वो टूल्स जो है वो बनाकर हंटिंग, गैदरिंग, ये सारी चीज़ें की जाती थी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है साइड व्यू, फ्रंट व्यू, और कैसे ट्रिमिंग होता था, नीचे कुछ कपड़े जैसा रखा और फिर इस तरीके से बोन्स के माध्यम से इसको ठीक किया। नुकीला बनाते थे जिससे कि वो हंटिंग कर पाए, है ना, मार पाए, चुभा पाए किसी को। तो ये जो है वो अर्ली टूल मेकिंग ने भी बहुत सारे प्राइमरी एक्टिविटीज़ जैसे माइनिंग को जन्म दिया, है ना, स्मिटिंग यानी कि लोहा पीटना या पत्थर के टूल्स बनाना, ये भी तो प्राइमरी एक्टिविटी रहा होगा, प्रिमिटिव एक्टिविटीज़। तो ये सब चीज़ों को जन्म दिया। अब प्रिमिटिव एक्टिविटीज़ में एक सबसे बड़ा जो एक्टिविटी है जो आज भी बहुत सारे इलाकों में देखने को मिलेगा, या आप अपने शहरों में भी देखिएगा, बंजारा कम्युनिटी बहुत फेमस है। ये बंजारा कम्युनिटी है कौन, या वैगाबॉन्ड्स, ये वो कम्युनिटी है जो इधर से उधर अपने आप को शिफ्ट करते रहते हैं,
लाइक सो दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक प्लेस टू रिसाइड, ये अलग अलग जगह पर जाते हैं खाने की तलाश में, लाइवलीहुड की तलाश में। तो ये कम्युनिटी जो है इसको ही प्रिमिटिव कम्युनिटी कहा जाता है, और ये पैस्टलिस्ट थे, नोमैड्स थे, है ना। तो यहाँ पर हम इसको समझते हैं कि पैस्टलिज्म क्या है, और ये बहुत अर्ली फॉर्म ऑफ एक्टिविटी है जो कि अब धीरे धीरे आपको ख़त्म होती हुई देखने को मिलेगी। ख़त्म क्यों हो रही है? क्योंकि अब सेटलमेंट्स जो है या सिविलाइजेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बहुत विख्यात रूप से, बहुत ही एक्सक्लूसिव वे में जो है डेवलप हो रहा है। शहरों का निर्माण और नए नए तरीके के लाइवलीहुड्स जो हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं। इन लाइवलीहुड्स के हेल्प से क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये जो कम्युनिटी जो पैस्टलिज्म में इन्वॉल्व थी वो अब परमानेंट सेटलर्स बन चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मतलब समझ में आ गया। इसमें दो स्लाइड्स, दो ब्लॉग्स हैं जिसमें कि हम पहले बात कर रहे हैं कि पैस्टलिज्म, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फॉर ह्यूमन पर्पस। तो यहाँ पे नोमैडिक हर्डिंग क्या है, जिसमें कि लोग जानवरों के साथ जो है वो जगह बदला करते थे। जानवरों को रखने की भी जो एक पूरी श्रृंखला है वो ये दर्शाती है कि कैसे आदमियों ने अपनी सुविधा या अपनी सहूलियत के लिए डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स किया। क्यों? क्योंकि सामान बहुत होता था या उससे प्रोडक्ट्स चाहिए थे, मिल्क प्रोडक्ट्स चाहिए थे, फ्लैश चाहिए था, तो वहाँ पे डोमेस्टिकेशन ने इकोनॉमिक एक्टिविटी के पूरे चेन को एक नया ही क्या दिया, एक नया ही इमेज दिया, एक नया तंत्र दिया। तो इट इज़ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी, पुराने समय से है, इन विच द हर्डर्स रिलाई ऑन एनिमल्स फॉर फूड, यानी जो भी एनिमल रख रहे हैं वो उन्हीं पे रिलाई कर रहे हैं, उन्हीं पे डिपेंडेंट है अपने जीवन यापन के लिए, अपने खाने के लिए, या अपने कपड़ों के लिए, या अपने रहने के लिए, या टूल्स और ट्रांसपोर्ट के लिए। या तो जानवर को एक्सचेंज करेंगे, बेचेंगे, या उनके प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। जैसे आज भी जो है उन जो नोमैडिक हर्डर्स या शिप हर्डर्स हैं कश्मीर के, जिनके पास बहुत सारे शिप हैं, वो आज भी नीचे उतरते हैं अपने ऊनों को बेचने के लिए, है ना। या जिनके पास ऊँट है तो वो आज भी क्या करते हैं, ऊँट को एज अ सेल यूज़ करते हैं। राजस्थान में उसकी सवारी आपको करवाएंगे, उसका दूध बहुत एफ्लुएंट होता है। अब अटलांटिक शोर्स, नॉर्थ अफ्रीका, अरेबियन पेनिसुला, मंगोलिया, सेंट्रल चाइना, टुंड्रा रीजन्स ऑफ यूरेशिया, साउथ वेस्ट अफ्रीका, आइलैंड ऑफ मेडागास्कर, ये सारे वैसे क्षेत्र रहे हैं जिसमें बहुत विशाल आपको एरिया मिलेगा, बहुत ग्रेजिंग के पैस्चर्स मिलेंगे जिसमें जानवरों को चराया जा सके, लंबी दूरी पैदल आप तय कर सकते हैं। तो ये सारे वो क्षेत्र थे जहाँ पे लोग लंबी दूरी अपने जानवरों के साथ तय किया करते थे, खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इन इंडिया nomadic herding is vertical movement from elevation to downwards. This practice from mountains to plains in winters and vice versa is called as transhumance. यानी इस पे भी एक सवाल हो सकता है आपका, MCQ बन जाए कि what is transhumance। ठीक है, ट्रांस मतलब इधर से उधर जाना, ट्रांस का मतलब होता है यहाँ से वहाँ मूव करना या मूवमेंट। ठीक है, और ह्यूमन यानी कि व्यक्ति के द्वारा इधर से उधर मूवमेंट को टर्म दिया गया ट्रांस ह्यूमन्स का। इस टर्म का मतलब होता है नोमैडिक हर्डिंग। तो हो सकता है कि सवाल ऐसे पूछा जाए कि ट्रांस ह्यूमन्स वर्ड इज रिलेटिव टू, अब आपके पास होगा कमर्शियल लाइफ स्टॉक, कमर्शियल एग्रीकल्चर, है ना, नोमैडिक हर्डिंग और आपका स्लैश एंड बर्न। तो आपको दिमाग में होगा ट्रांस ह्यूमन्स मीन्स नोमैडिक हर्डिंग, यानी कि लोग अपने जानवरों के साथ, अपने पूरे कबीले के साथ, अपनी पूरी टीम के साथ, फैमिली के साथ इधर से उधर शिफ्ट हुआ करते थे। अब यहाँ पर कुछ कम्युनिटीज़ हैं जो आज तो परमानेंट सेटलर्स हो चुके हैं, बहुत कम लोग बचे हैं जो कि अब नोमैडिक हर्डिंग को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यूटी में हैं, या फिर वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो उनके ट्रेडिशन का भाग हो चुका है, जिसमें कि वो बहुत टेम्प्रेरी फेस के लिए वो शिफ्ट कर रहे हैं। इट्स नॉट अ रेगुलर प्रैक्टिस, है ना, कि सीज़न बदला है तो नीचे आ जाएंगे जानवरों के साथ, बर्फ़ पड़ रही है तो फिर सीज़न चेंज होगा तो ऊपर चले जाएंगे। और इंडिया में एलिवेशन यानी हाइट्स का वो पूरा शिफ्ट होता है। ठीक है,
मौसम बदलता है तो उस हिसाब से लोग अपनी जगह भी बदलते हैं अपने सुविधा अनुसार। तो इन हिमालयाज गुजर्स, बकरवाल्स, गड्डीज एंड भोटियाज, ये कम्युनिटीज़ हैं, याद रखिएगा, ये भी आपका एमसीक्यू का पार्ट बन सकता है। इन हिमालयाज गुजर्स, बकरवाल्स, गड्डीज एंड भोटियाज आर द कम्युनिटीज विच आर इन्वॉल्व्ड, विच वर मेजरली इन्वॉल्व्ड इन नोमैडिक हर्डिंग एंड एल्टीट्यूड पैस्चर्स इन विंटर्स। ठीक है, यानी कि वहाँ पे वो अपने जिसको चरवाहा कहा जाता है, अपने जानवरों को चराते हैं जब गर्मियाँ होती हैं। जैसे ही सर्दियों की बर्फबारी आती है वो क्या करते हैं, एलिवेशन से थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। द नंबर ऑफ पैस्चरल नोमैड्स हैज़ बीन डिक्रीजिंग, ये एक बड़ा फैक्टर है। क्यों डिक्रीज कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है, अगर आपने क्वेश्चंस देखे हैं सीयूटी के, तो हो सकता है कि कॉम्प्रिहेंसिव सवाल भी आए, तो इस पर कॉम्प्रिहेंशन भी बन सकता है। ये पूरा आपको पूरा दे दिया जाएगा कि द गड्डी कम्युनिटीज 80% ऑफ देम आर नाउ द परमानेंट सेटलर्स। व्हाई दे आर डिक्रीजिंग? बिकॉज द नंबर ऑफ पैस्टरल नोमैड्स हैज बीन डिक्रीजिंग, द एरिया ऑपरेटेड बाय देम श्रिंकिंग। यानी जो बड़ा सा ज़मीन था, पॉपुलेशन कम थी, आबादी कम थी, घर कम थे, अर्बन स्पेसेस कम डेवलप हो रहे थे, तो उनके पास एक लंबा एरिया होता था अपने जानवरों को चराने के लिए, अपने जानवरों के साथ स्लैश एंड बर्न खेती करने के लिए। अब क्या है, जो कि आबादी बहुत बढ़ चुकी है, हमें जगह की आवश्यकता है और एरिया जो है वो कांस्टेंट है, तो जो उनके पास एरिया होता था फॉर देयर प्रैक्टिस वो श्रिंक कर रहा है, छोटा हो रहा है। ठीक है, तो छोटा होने के कारण क्या है कि ये प्रैक्टिसेस जो हैं अब एक सीमा तक ही सीमित रह गए हैं या बहुत कम हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। क्यों डिक्रीज हो रहे हैं? इम्पोजिशन ऑफ पॉलिटिकल बाउंड्रीज। पॉलिटिकल बाउंड्रीज यानी पहले क्या था, कोई नेशन स्टेट था ही नहीं, पहले जिसका जहाँ मन करे वहाँ तक जाते थे, है ना, सिर्फ टेरिटरी हुआ करती थी। अब वो क्या हो गया है, नेशन स्टेट बॉर्डर्स में डेवलप हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे अब आप कोई सोचे कि मैं इंडिया में हूँ और मैं कल सुबह पाकिस्तान चला जाऊँ, मतलब चलता हुआ पैदल अपने 4 ऊँटों को लेकर, 2 गायों को लेकर, तो इज़ इट पॉसिबल? प्रैक्टिकली नो, इट्स नॉट। तो यहाँ पे तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज का सेटअप जो है, एक नया सेटअप आया और जिसने इस प्रैक्टिस को बहुत हद तक डैमेज किया। दूसरा कारण था न्यू सेटलमेंट्स प्लान बाय डिफरेंट कंट्रीज, यानी अलग अलग देशों में इनको सेटल करने के नए नए प्रावधान बने। कारण कि ज़मीनों का जो ये उपयुक्त बंटवारा था, या स्टैंडर्ड कह सकते हैं कि आप स्टैंडर्ड फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड फॉर स्पेसिफिक यूजेस, जिसको कि बढ़ावा देना था, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ थी, और इन कम्युनिटीज़ के द्वारा उन लैंड का इस्तेमाल जो है वो वन टाइम था, जिसको एनुअली यूज़ करने की बात गवर्नमेंट जो है वो लेकर आना चाहती थी। तो ये 2 कारण हैं जिस वजह से जो है वो आपको नोमैडिक हर्डिंग कम होती हुई दिखाई पड़ती है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट है कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, यानी हमने पैस्टरलिज्म, पैस्टरलिज्म का मतलब होता है कि ह्यूमन की सस्टेनेबल एक्टिविटी के लिए जानवरों का उनके साथ होना। ठीक है, चाहे डोमेस्टिकेशन में, चाहे फूड या एडिबल स्पेस में। तो एक तो वो अपने साथ अब चरवाहे जो है वो रखते हैं ताकि वो उनके साथ आवाजाही कर सकें, उनसे वो पैसा कमा सकें, इनकम जनरेट हो, खाना मिल सके, है ना, या और ऐसे प्रोडक्ट्स बन सकें। कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग दूसरा तरीके का पैस्टरलिज्म है। सेकंड, फर्स्ट इज योर नोमैडिक हर्डिंग, सेकंड इज कमर्शियल लाइफ स्टॉक। तो यहाँ पे क्या है, जैसे लोग पर्पसली कॉमर्स के बेसिस यानी बिजनेस के मॉडल से जानवरों को रखते हैं। जैसे आज के कल्चर में आपको मिलेगा पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। ये पोल्ट्री फार्मिंग क्या है, जहाँ पे आपको दिख रहा होगा बड़ा सा फार्म एरिया है, उसमें चिकन हेन्स को जो है वो रखा जा रहा है, वहाँ से एग्स निकल के आ रहे हैं। या आपको दिखेगा यहाँ पे डेयरी फार्मिंग,
है ना, जहाँ पे गाय भैंस इन सबको रखा जा रहा है, जहाँ से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को निकाला जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे जो फार्मिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं, यहाँ पे आपको और भी तरह के फार्मिंग मिलेंगे, जैसे कि हनी बी कल्टीवेशन जो है वो मिलेगा आपको। तो इन तरीक़ों से क्या है, यहाँ पे कॉमर्स के बेसिस पे जानवरों को इकट्ठा रखना, पैस्टरलिज्म की आइडिया को इंड्यूस करना ज़रूरी था, जिससे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में प्राइमरी एक्टिविटी को इंक्लूड किया जा सके। अब यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, सबसे पहले तो वेस्टर्न कल्चर्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। बड़े पैस्चर लैंड्स होते थे ग्रेजिंग के लिए, बड़ा फार्म दिखेगा, दूर दूर तक घास दिखेंगे। बॉलीवुड के गाने सुने हैं आपने, जो वो हैट लगा के शाहरुख खान और काजोल डांस किया करते हैं, पीछे सिर्फ घास घास दिख रहा है, वो उनका शूटिंग लोकेशन नहीं होता है, वो एक्चुअली इनके फार्म लैंड्स के रैंचेस होते हैं, जहाँ पे आपको घोड़े दिखेंगे बहुत सारे, है ना। तो वहाँ लोग क्या है, घुड़सवारी सीखने जाते हैं, बहुत पैसा देते हैं सीखने के लिए, उन पैसों से ही उनकी फार्मिंग का मैनेजमेंट किया जाता है, वो भी एक कमर्शियल पर्पस है, स्किल सिखाने के लिए। तो वहाँ पे भी कमर्शियल लाइफस्टॉक किया जा रहा है। तो ये ग्रेजिंग के लिए फेंस किया जाता है, जहाँ उनका जो जानवर है जिनको रखा जा रहा है उनको ग्रेज कराया जा सके। दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन विच वन ओनली टाइप ऑफ एनिमल इज रियर्ड, यानी कि कोई अगर नोमैड है, कोई चरवाहा है, तो अपने घर में 2 बकरी, 1 गाय, 1 भैंस पाल लेगा, है ना, और 4 मुर्गे पाल लेगा। लेकिन कोई अगर कमर्शियल पर्पस से जानवरों को पालता है तो वो सिर्फ मुर्गे पालेगा या सिर्फ गायें पालेगा, ठीक है। तो वन एंड ओनली टाइप ऑफ एनिमल इज रियर्ड। बट ऐसा है नहीं, बहुत से फार्मिंग स्पेसेस में 2-3 एनिमल्स के लिए भी स्पेसेस होते हैं, स्टेबल होते हैं, जहाँ पे उनको रखा जाता है। इसमें वेस्ट कल्चर के जो फार्म्स हैं, न्यूजीलैंड में आपको देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरुगे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर द इम्पॉर्टेंट कंट्रीज वेयर कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग इज प्रैक्टिस। तो ये याद रखना है आपको, क्योंकि सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे कि विच कंट्रीज आर स्पेसिफिकली नोन फॉर कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग। तो विच आर दोज कंट्रीज, वी हैव न्यूजीलैंड फर्स्ट, second is Australia, third Argentina, fourth is Uruguay, then United States of America, and so on. There are many more Asian countries also which are now raising their bars for commercial livestock rearing. तो है ना कि आप देख रहे हैं या हम देख रहे हैं कि हमारे प्रिमिटिव एक्टिविटीज़ कैसे प्राइमरी और प्राइमरी से कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट हो गए हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए तो एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर, अगर हम प्राइमरी एक्टिविटी की बात करें तो एग्रीकल्चर सबसे इन लार्ज प्राइमरी एक्टिविटी है। यहाँ पे अगर इंडिया की सिर्फ बात करें तो 70% पॉपुलेशन क्या है, तो एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है ना, एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं, चाहे वो एक्टिवली जुड़े हों चाहे पैसिवली जुड़े हुए हों, लेकिन जुड़े तो वो एग्रीकल्चर से ही हैं। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन है जिसको हम लोग हाईलाइट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस अंडर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ फिजिकल एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस विच गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चरल सिस्टम्स। तो यहाँ पर बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं कि आपका एग्रीकल्चर कैसे डेवलप हो रहा है किसी एरिया का। जैसे लेट्स से कि इंडिया के अगर केस स्टडी की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन जब इंडिया में आ रहा था, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जब पायलट सर्वे किया गया तो ये देखा गया कि इंडिया में पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी का वो मार्जिन है जहाँ पे बड़े फार्म्स को हम डेवलप कर सकते हैं। और इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम की बात करें तो बहुत टुकड़ों में डिवाइडेड है, छोटे 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 फार्म पैचेस हैं, लेकिन ये सूटेबल नहीं होता ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस, फिजिकल, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन ने वर्क किया, तभी एक स्पेसिफिक रीज़न को लोकेट किया गया हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए।
है ना, चाहे हम पंजाब की बात करें, चाहे हरियाणा की बात करें, चाहे हम वेस्ट यूपी की बात करें, ठीक है। तो ये वो रीजंस थे स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ दीज इंड्यूस्ड कंडीशंस। तो पहला टाइप एग्रीकल्चर का क्या है? द फर्स्ट टाइप इज सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। यहाँ पे टर्म आ गया सबसिस्टेंस, यानी वो एग्रीकल्चर जो सिर्फ मात्र खाने को पूरा करने के लिए, और भारत को अगर आप मुख्य रूप से देखेंगे, इसके एग्रीकल्चर पैटर्न को समझेंगे, तो भारत आज भी मेजरली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के फॉर्मेट में ही है ना, जैसे प्रिमिटिव सबसिस्टेंस और इंटेंसिव सबसिस्टेंस, ठीक है। प्रिमिटिव यानी आज भी पुराने तरीके के मैकेनाइजेशन को ही इस्तेमाल किया जा रहा है। आज भी लोग हाथों से ही खल्ला यानी प्लफिंग का काम कर रहे हैं, आज भी लोग हाथों से ही बिया बोने का काम कर रहे हैं। तो ये एकदम प्रिमिटिव टाइप ऑफ जो एग्रीकल्चर जो नॉर्थ ईस्ट में लोग कर रहे हैं, जो झारखंड में कर रहे हैं, है ना, सिक्किम में कर रहे हैं, तो ये एक तरह का एग्रीकल्चर है। दूसरा है इंटेंसिव यानी कुछ मैकेनाइजेशन का इस्तेमाल हो रहा है लेकिन घर के लोग ही कर रहे हैं, उसमें बाहर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कॉमर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, गवर्नमेंट की स्टेट पॉलिसीज हो सकता है बहुत बहुत कारगर नहीं है। तो ये पहला है सबसिस्टेंस में दो हैं। तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस जिसका सबसे पहला है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको इसके नाम याद रखने हैं, बिकॉज नाम पे एमसीक्यूज पूछे ही जाते हैं ज्योग्राफी में, सीयूईटी में, चाहे आप यूजी दे रहे हैं या पीजी दे रहे हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज वाइडली प्रैक्टिस बाय मेनी ट्राइब्स इन ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिकल बेल्ट में होता है, क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल बेल्ट में बारिश है, फर्टाइल लैंड है, फॉरेस्ट डेंस है ना, तो उसको पैचेस को क्लियर करके तुरंत वहाँ पे स्लैश एंड बर्न करके वहाँ पे खेती की जाती है। तो जैसे अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे बहुत कॉमन है आपका प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, आज भी किया जाता है, ठीक है। बट आज के टाइम पे ये बहुत कारगर नहीं है क्योंकि हमारे लैंड यूज़ के प्रैक्टिसेस जो हैं वो बदलते जा रहे हैं। इट हैज़ बीन शिफ्टेड नाउ, हम लोग परमानेंट सेटलर्स बन गए हैं, परमानेंट ड्वेलर्स बन गए हैं, हमारी खेती का लैंड अलग है, हमारे गार्बेज का लैंड अलग है, हमारे पौधों का लैंड अलग है, हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का लैंड अलग है, हमारे ग्राम पंचायत का लैंड अलग है। एवरीथिंग इज सिस्टमाइज्ड एंड फ्रेगमेंटेड, नथिंग इज एंडलेस और नथिंग इज बॉर्डरलेस कि ये चीज़ हो सकती है। इन अ प्रेवलेंट इन ट्रॉपिकल रीजन इट इज, कहाँ पे ये प्रेवलेंट है स्लैश एंड बर्न, ये भी हो सकता है एमसीक्यू हो जाए, ट्रॉपिकल रीजन्स में ही ये कारगर है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम है, क्या है? झुमिंग। झुमिंग नॉर्थ ईस्ट रीजन्स इंडिया में नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में है इंडिया के। मिल्पा सेंट्रल अमेरिका में नाम है, मेक्सिको में भी इसको मिल्पा कहा जाता है, लडांग इंडोनेशिया और मलेशिया में कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जितने कंट्रीज़ का नाम हमने अभी लिया वो सारे ट्रॉपिकल बेल्ट्स में ही आते हैं। तो ये नाम जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे अगर नोट्स को आप कंसिडर करें तो हमारे नोट्स में आपको और नाम मिलेंगे, नेम्स मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं। एनसीईआरटी में इतने अवेलेबल हैं। अब दूसरा टाइप है आपका इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। ये क्या है? तो दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ मॉनसून एशिया। यहाँ पे एशिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ ट्राइबल बेल्ट्स में भी इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जा रहा है। रीज़न कि एरिया कॉम्पैक्ट है, लोग ज़्यादा हैं, खेती में भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, तो वो घर के ही लोग जो है वो प्रैक्टिस करते हैं। दो रीजन्स हैं जिसमें डिवाइड किया गया है। एक रीज़न जहाँ पे धान है यानी पैडी, एक रीज़न जहाँ पे
गेहूं है, ठीक है। रीजन्स डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, रीजन्स डोमिनेटेड बाय क्रॉप्स अदर देन पैडी। अदर देन पैडी मतलब मेजरली वीट, एंड वीट के साथ है आपका और जैसे मिलेट्स, जैसे ग्राम, है ना, जैसे कि पल्सेस, सीड्स, इन सब का भी खेती उस तरफ है। तो ये कहाँ है? नॉर्थ चाइना, मंचूरिया, नॉर्थ जापान, इन रीजन्स में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस किया जाता है। नेक्स्ट इज द पार्ट्स ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। पार्ट्स ऑफ इंडिया में कहाँ पर है? तो इंडिया में अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इंडिया में ये कहाँ पर है? इंडिया में ये है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में। एंड मिलेट्स आर ग्रोन इन ड्राई पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न पार्ट्स, यानी कि ये रीजन जो है आपका, ये रीजन हो गया यहां से पैडी डोमिनेटेड, ठीक है, धान। और इस रीजन में क्या आ गया? इस रीजन में हमारे पास आ गया मिलेट, ठीक है, मिलेट ग्रुप्स है, यानी वेस्टर्न मार्जिन मिलेट ग्रुप्स, ईस्ट एंड सेंट्रल पार्ट पैडी, है ना। तो यहाँ पे भी दो भागों में है आपका इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, और मेजरली इंडिया भी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर को ही फॉलो करता है, फॉर्मेट करता है। लेकिन अब जो कि अब हमारी खेती के कह सकते हैं कि पैमाने बदल चुके हैं। वी आर नो मोर द फार्मर्स विच अगेन वॉन्ट टू लेट आवर फूट इन द सेम शूज। हम बार बार वही जूते में पैर नहीं डालना चाहते, या वही जूते नहीं पहनना चाहते। तो अब हम मिलेट्स को बहुत तवज्जो दे रहे हैं, और आपको पता होगा कि हम मिलेट ईयर भी सेलिब्रेट किया हमने पिछले साल। तो मिलेट जो कि अब पूरे दुनिया में रिनाउन हो चुका है फॉर दी एग्रीकल्चरल हेल्थ इकोनॉमिक बेनिफिट्स। तो अब इस सेक्शन को इंटेंसिव और एक्सटेंसिव दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इनेबल्ड प्रोग्राम्स कर रहे हैं। यहाँ पे द यूरोपियंस कॉलोनाइज्ड मेनी पार्ट्स इन द वर्ल्ड एंड दे इंट्रोड्यूस सम अदर फॉर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर ऑल्सो। जो एग्रीकल्चर सिस्टम ऑलरेडी चल रहा था उसमें थोड़ा बहुत फिटिंग और नट बोल्ट जो है वो डाला जब ब्रिटिशर्स और फ्रेंच, डच, इन सारे तीन मेजर जो हैं ऑटोनोमिस्ट इंडस्ट्रियल कैपिटल रिजीम्स ने दुनिया भर के जगह जगह पे यानी कि नीचे स्पेशली इन द साउथ डायरेक्शंस और द ट्रॉपिक डायरेक्शंस जहाँ उन्हें बहुत जंगल और फर्टाइल लैंड दिखा, वहाँ पे अलग अलग तरीकों के एग्रीकल्चर को भी इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया गया? जिससे कि उनका जो है कैपिटल बून हो सके, और वो भी इंडिया में भी हुआ। जिसमें से एक सबसे प्रॉमिसिंग जिसको हम देख सकते हैं आज के टाइम पे, जो कि हमारे भारत के लिए भी एक इकोनॉमिक बून है, वो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। मतलब प्लांट है ना, सीड नहीं, प्लांट, ठीक है, जहाँ पे हम पौधों को केटर कर रहे हैं। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंट्रोड्यूस बाय यूरोपियंस इन कॉलोनी सिचुएटेड इन द ट्रॉपिक्स में, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो था वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं आप डिज़ायर्ड क्लाइमेट है फॉर प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे सम इम्पॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स आर टी, कॉफ़ी, कोका, रबर, कॉटन, ऑयल पाम, शुगर केन, बनानाज एंड पाइनएप्पल्स। तो ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है बेसिकली ये इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि उनका कैपिटल बून हो, और वो अपनी कॉलोनीज़ के एरियाज़ में अगर इसको लेकर आ रहे हैं तो अपने यहाँ के पैचेस तो वैसे ही रहेंगे, यहाँ पे जो भी ये सिस्टम बनाकर कम लागत में, कम पैसे में, कम ह्यूमन इंटेंसिव लेबर में वो अच्छा मुनाफा कमा सकते थे। लेकिन वो आज क्या है, हमारे ट्रेडिशन का पार्ट बन चुका है। कर्नाटका जो है वो कॉफ़ी कैपिटल है, असम टी कैपिटल बन चुका है ना। तो इस तरीके से हमने उसको अडॉप्ट कर लिया। शुगर केन प्लांटेशंस इन फिलीपींस, डच हैड मोनोपोली ओवर शुगर केन प्लांटेशंस इन इंडोनेशिया।
तो इस तरीके से डच ने, फ्रेंच ने, ब्रिटिशर्स ने अपने अपनी कॉलोनीज में प्लांटेशन को जन्म दिया। और ब्राज़ील में भी जो प्लांटेशन आज भी जो है वो मेजरली ब्रिटिशर्स द्वारा ही मैनेज किया जाता है, ठीक है। या हम कॉफ़ी की बात करें तो आप सबको पता है कि कॉफ़ी के लिए भी अफ्रीका में, नाइजीरिया और भी जैसे देश हैं उसको जो है वो कॉफ़ी स्टेट के नाम से या कॉफ़ी रीजन के नाम से माना जाता है, ठीक है। ब्राज़ील को भी चाय के उत्पादन के लिए, फिर इंडोनेशिया में पाम ऑयल है ना, शुगर केन और पाम ऑयल प्लांटेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। जिन आज के टाइम पे इन सारे फॉर्मेट्स ने प्लांटेशन एग्रीकल्चर के क्या किया, एक नई इकोनॉमिक बून को डेवलप किया है। जैसे आप सबको याद होगा कि 2022 में इंडोनेशिया में बहुत बाढ़ आया था और पाम की खेती बिगड़ गई थी, वहाँ पे पौधे खराब हो गए थे। तो अचानक से क्या था, रिफाइंड ऑयल्स जो थी या तेल के दाम में उछाल आ गया, क्योंकि मेजरली जो एक्सपोर्ट है वो वहाँ से होता है। तो कहीं कहीं पे आपको दिखता होगा कि एग्रीकल्चर जो है कहीं आपके इकोनॉमी का एक बड़ा भाग है। इसीलिए कहा जाता है कि मॉनसून जो है भारत की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं आप, वरदान है। अगर मॉनसून नहीं हो तो हमारी एग्रीगेट इकोनॉमी जो है वो पूरी पूरी ठप हो जाएगी। यदि बहुत ज़्यादा भी हो तो भी ठप हो जाएगी, जैसा अभी हम देख रहे हैं बिहार में फ्लड सिचुएशंस ने बहुत सारे खेत और खेत में लगे फसलों को तबाह किया है। नाउ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। अब यहाँ पर भी एग्रीकल्चर को एक्सटेंसिव कमर्शलाइज कर दिया गया, जिसमें सबसे पहले कमर्शलाइज किया गया किसको, भुट्टे को, फिर ठीक है उसके बाद किसको किया गया, वीट, राइस, है ना। तो यहाँ पे ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो कमर्शलाइज्ड हो, बिजनेस अपैरेटस से मूव होती हो, उसे कहा जाता है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज द एग्रीकल्चर कमर्शलाइजेशन प्रैक्टिस्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटी। यानी अब तक जो भी बात हम कर रहे थे स्लैश एंड बर्न, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस और नोमैडिक हर्डिंग, ये सारी चीज़ें प्रिमिटिव एक्टिविटी हैं। लेकिन जैसे ही हमने कॉमर्शियल शब्द का प्रयोग किया वो क्या हो गया, प्राइमरी एक्टिविटी। तो इसमें भी कंफ्यूजन, बिकॉज एनसीईआरटी में दोनों टर्म्स का उपयोग है, प्रिमिटिव एक्टिविटी एंड प्राइमरी एक्टिविटी, ठीक है। अगर आप बहुत स्पेसिफिक तरीके से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो प्रिमिटिव और प्राइमरी में फ़र्क है। प्रिमिटिव एक्टिविटी तब तक प्रिमिटिव है जब तक उससे इनकम जनरेट नहीं हो रहा है, वो सिर्फ जीवन यापन के लिए ही की जाती हैं। जैसे ही उसमें इनकम ऐड होता है वो प्रिमिटिव से क्या बन जाती है, प्राइमरी एक्टिविटी। तो ये जो एक्टिविटी है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन की, ये बन जाती है प्राइमरी एक्टिविटी। और ये प्राइमरी एक्टिविटी मेजरली कहाँ पे इंड्यूस्ड है वर्ल्ड में, यूरेशियन स्टिपीज, यानी यूरोप और रशिया के बीच में जो बड़ा सा पैस्चर लैंड है उसको क्लियर करके वहाँ बड़े फार्म बनाए गए और वीट की खेती जो है इंट्रोड्यूस की गई। कैनेडियन एंड अमेरिकन पेरेरीज, यहाँ पे भी बड़े फार्मलैंड्स हैं, ग्रासलैंड है, फर्टाइल लैंड है, वेटलैंड है, जिसमें कि मेज और वीट की खेती को, यानी कॉर्न की खेती को बढ़ाया गया। पैम्पर्स ऑफ अर्जेंटीना, इसमें भी राइस, वीट, वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, ये सारे जो हैं ग्रासलैंड्स के नाम हैं जो जिस पे सवाल भी हो सकता है कि आपका पूछ लिया जाए। तो ये सारे वो रीजंस थे जिसमें एक्सटेंसिवली बड़े बड़े फार्म्स को डेवलप किया गया, एग्रीकल्चरल फार्म्स को, और वहाँ पे खेती कमर्शियल पर्पस के लिए की जाने लगी, ठीक है। आगे प्राइमरी एक्टिविटीज़ में माइनिंग है, क्वरिंग है ना, मेटल फॉर्मेशन है। तो ये सारे एक्टिविटीज़ जिसने कि अदर एक्टिविटीज़ को एक बून दिया है ना, और फर्स्ट डिपेंडेंस दिया, इसको हम प्राइमरी और प्राइम एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारी क्लासेस और हमारे CUET से रिलेटेड वीडियोस को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।